आज हम बात करने वाले हैं शिवानी जी की उस किताब की जिसने उन्हें हिंदी साहित्य में महान बना दिया, जिसकी एक एक किस्त का इंतजार पाठक इस कदर करते थे जैसे कोई आज अपने फेवरेट सीरियल के नए एपिसोड आने का इंतजार करता है। जब ये किताब धर्मयुग पत्रिका में छपी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्राओं के सैकड़ों लेटर शिवानी जी के पास आ गए। उनमें लिखा था, प्लीज शिवानी जी, अहिल्या के जीवन को दुख में मत डुबोना। घरों में शर्तें लगती थीं कि अगली किस्त में क्या होगा। किताब का नाम है 14 फेरे। इसे लिखा है शिवानी जी ने। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे 14 फेरे का पूरा रिव्यू। कहानी क्या है, किरदार कैसे हैं, कुमाऊं की वो खूबसूरत दुनिया, 1962 का वो दर्दनाक युद्ध और वो टाइटल 14 फेरे, जिसका मतलब किताब के आखिर में खुलता है। तो बने रहिए एकदम अंत तक। शिवानी जी के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं, कृष्णकली के वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। असली नाम गोरापंत, जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट में शांति निकेतन में पढ़ाई हुई। रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें गोरा बुलाते थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में पहली कहानी प्रकाशित हुई। 40 से ज़्यादा उपन्यास लिखे। 1982 में पद्मश्री से सम्मानित। 21 मार्च 2003 को निधन। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, शिवानी जी खुद कुमाऊं से थी। अल्मोड़ा उनका घर था और इसलिए 14 फेरे में जो कुमाऊं है वो उधार ली हुई नहीं है, वो जिया हुआ कुमाऊं है। हर पहाड़, हर रिवाज, हर बोली वो शिवानी जी की अपनी यादों से निकली हुई है। किताब की बेसिक जानकारी, 14 फेरे पहली बार धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में आई, बाद में उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई। आज भी किताब पढ़ी जा रही है, पसंद की जा रही है। इस किताब को समझने से पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जिसमें ये किताब सेट है। एक तरफ है कलकत्ता, 1960 के दशक का कलकत्ता, जो उस जमाने का सबसे बहुसांस्कृतिक और मॉडर्न शहर था। बड़े बड़े घर, बंगाली संस्कृति की जीवन शैली। दूसरी तरफ है कुमाऊं, उत्तराखंड की वो पहाड़ी जहाँ हिमालय की चोटियाँ दिखती हैं, जहाँ सुबह की हवा में देवदार के पेड़ों की खुशबू है, जहाँ छोटे छोटे गांव हैं जिनके अपने रीति रिवाज हैं, अपनी बोली है, अपनी एक ऐसी आत्मा है जो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती। और इन दोनों दुनियाओं के बीच एक लड़की है, अहिल्या। शिवानी जी ने इन दोनों दुनियाओं को उनके अंतर के साथ बहुत खूबसूरती से लिखा है। अब आते हैं कहानी पर। कहानी शुरू होती है कलकत्ता के एक बड़े घर नंदी से। बाहर से वो घर ऐश्वर्य का प्रतीक है, लेकिन अंदर से वो एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी है। अहिल्या के पिता कर्नल शिवदत्त कुमाऊं के एक धनी ऊंचे खानदान के इंसान जो कलकत्ता में बस गए हैं। बेहद महत्वाकांक्षी, समाज में नाम इज्जत रखने वाले, लेकिन अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार वो एक अलग ही कहानी है। अहिल्या की माँ का नाम है नंदी। कुमाऊं के एक छोटे से गांव से आई सीधी सादी परंपरागत औरत, जो ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ना शहरी तौर तरीके जानती है। कर्नल साहब, जो खुद एक शिक्षित इंसान बन चुके हैं, उन्होंने नंदी को कभी वो सम्मान नहीं दिया जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। उनके घर में नंदी अपेक्षित थी, एक पत्नी होकर भी, एक माँ होकर भी। और इस अपेक्षा में नंदी एक दिन चली जाती है, घर छोड़ देती है। कुमाऊं के एक आश्रम में बैराग की राह पर सन्यासी बन जाती है। उस वक्त अहिल्या बहुत छोटी थी। माँ के जाने के बाद कर्नल साहब की जिंदगी में आती है मल्लिका, एक पढ़ी लिखी मॉडल बंगाली महिला। अहिल्या उसे मौसी कहती है। मल्लिका अहिल्या को बहुत प्यार देती है, पालती है, लेकिन मल्लिका की असलियत क्या है वो किताब में एक बड़ा मोड़ लाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कर्नल साहब अहिल्या को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं ऊटी में। वहाँ वो पढ़ती है और बड़ी होती है, लेकिन उसकी जड़ें कुमाऊं की मिट्टी से जुड़ी हुई थी, जिनसे वो बिछड़ गई थी। और फिर एक दिन कर्नल साहब अहिल्या को अल्मोड़ा ले जाते हैं।
कारण था उसकी कजिन बसंती की शादी, और साथ में कर्नल साहब की एक और नियति थी, अहिल्या के लिए कुमाऊं का लड़का ढूंढना। और जब अहिल्या पहाड़ों में पहुंचती है तो कुछ अजीब होता है, उसके अंदर कुछ जागता है। वो खुशबू, वो हवा, वो लोग, वो रीति रिवाज जो उसके बचपन में था लेकिन भुला दिया गया, वो सब वापस आने लगता है। जैसे एक पौधा जो बहुत दिनों से पानी नहीं पिया, उसे अब एकदम से पानी मिल गया। यहाँ अहिल्या मिलती है बहुत सारे नए किरदारों से। बसंती, उसकी कजिन, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। बसंती का पति, जो अपनी ठिठोलियों और हंसी मजाक से हर माहौल को हल्का कर देता है। उसकी दादी, जो कुमाऊं की बोली में बड़ी बड़ी बातें कहती है। और अहिल्या की नानी, नौनी बाला, जो अहिल्या की सुंदरता पर मन ही मन मोहित हो जाती है। और फिर अहिल्या मिलती है रज्जू से, राजेंद्र, जिसे सब रज्जू कहते हैं। रज्जू एक आर्मी ऑफिसर, शांत, स्थिर, कम बोलने वाला। वो वैसा नहीं है जैसा फिल्मों में हीरो होता है। बड़े बड़े डायलॉग बोलने वाला, ओपनली प्यार का इजहार करने वाला, वो बस है। उसकी उपस्थिति से, अपनी गंभीरता से, अपने उस तरीके से जिसमें वो हर बात को नोटिस करता है लेकिन कुछ कहता नहीं। अहिल्या और रज्जू की मुलाकात बहुत छोटी है। बसंती की शादी के दौरान बहुत कम बातें हुई, लेकिन उन थोड़ी सी बातों में कुछ ऐसा था जो अहिल्या को महीनों याद रहा। बिना नाम का अनकहा जुड़ाव, दोनों के बीच एक हल्का अनकहा आकर्षक है। एक ऐसी आत्मीयता जो शब्दों से ज़्यादा अनुभव में घटित होती है। और यहीं पर अहिल्या को मिलती है अपनी माँ, उस आश्रम में, हिमालय की तलहटी में। वो माँ जो इतने सालों में एक परछाई बनकर रह गई थी, जिसे अहिल्या ने लगभग भुला दिया। उससे मिलना वो एक बहुत भावनात्मक मोमेंट है। नंदी, जो अपने पति के घर इग्नोर थी, आश्रम में एक अलग ही शांति में है। और उस मुलाकात में अहिल्या को अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में और खुद अपने बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जो उसे अंदर से हिला देता है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। साल है 1962, और 1962 का वो साल है जो पूरे भारत को याद है। इंडिया चाइना का युद्ध, वो युद्ध जिसने न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि घर घर में अजीब सा भय भर दिया था। रज्जू, जो आर्मी में था, उसे मोर्चे पर जाना पड़ा। और फिर खबर आई, रज्जू लापता है। ना कोई खबर, ना कोई खत, ना सब मिला, ना कोई जानकारी, बस एक शून्य। अहिल्या के पास कहने को कुछ नहीं था। वो रज्जू की ऑफिशियल कुछ नहीं थी, ना उसकी गर्लफ्रेंड थी, ना उसकी मंगेतर, बस एक लड़की जिसने कुछ घंटे उसके साथ बिताए थे, एक शादी में बातें की थी, कुछ फील किया था जिसे ना उसने कहा ना उसने कहा। इस अनकहे प्यार का दर्द वो शायद कहे हुए प्यार के खोने से भी ज़्यादा था, क्योंकि उसमें एक अधूरापन था। और वो अधूरापन अहिल्या को अंदर से खाने लगा, लेकिन किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि बताने के लिए कोई नाम नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। बसंती जानती थी, बसंती का पति जानता था। उन दोनों के बीच उस अनकहे को चुपचाप देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जिंदगी रुकती नहीं। कर्नल साहब, जिन्हें बेटी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी, जो सिर्फ समाज में इज्जत और स्टेटस के बारे में सोचते थे, वो अहिल्या के लिए एक उचित रिश्ता ढूंढने में लग गए। रिश्ता आया, एक सरकारी अधिकारी, अच्छा घर, अच्छी तनख्वाह, समाज में नाम। कर्नल साहब के लिए आदर्श जोड़ा। लेकिन अहिल्या के लिए वो आदमी उसका सपनों का राजकुमार नहीं था, वो अहंकारी था। उसके साथ होने पर अहिल्या को एक अजीब सी घुटन होती थी, लेकिन करे क्या। कर्नल साहब की जिद थी, और अहिल्या, जो पूरी जिंदगी एक ऐसे पिता की छाया में पली थी, जो उसे प्यार तो करते थे लेकिन उसकी फीलिंगों की उन्हें कोई समझ नहीं थी। वो सोचने लगी, शायद यही होना है
शायद यही मेरी जिंदगी है। इस दौरान अहिल्या वापस उसी बोर्डिंग स्कूल में चली गई जहां वो खुद पढ़ी थी। अध्यापिका बन गई और यहाँ कुछ अच्छा होता है। उसके स्टूडेंट उसे प्यार करते हैं। एक मुश्किल छात्रा जो किसी से नहीं संभलती, वो भी अहिल्या के साथ घुल मिल जाती है। अध्यापन में अहिल्या को एक उद्देश्य मिलता है, एक पहचान मिलती है, सिर्फ कन्नड़ की बेटी से परे। लेकिन घर में वो उलझन बनी रहती है। शादी की तैयारियां होने लगती हैं। अहिल्या अंदर से समर्पण करने लगती है। मन ही मन सोचती है जो होना है हो जाए। और इसी समर्पण में एक बड़ा खुलासा होता है। मल्लिका, जिसे वो मौसी कहती थी, जिसने उसे पाला था, उसकी असलियत सामने आती है। कर्नल साहब और मल्लिका का रिश्ता वो नैतिक रूप से कभी सही नहीं था। और मल्लिका, जो कलकत्ता में गर्ल्स हॉस्टल चलाती थी, वो हॉस्टल के नाम पर कुछ और भी चलाती थी। और अंत में वो एक लाइलाज बीमारी में चली जाती है। ये खुलासा अहिल्या को झकझोर देता है। उसकी माँ नंदी, जिसने इतना कुछ सहा, उसकी जिंदगी की सच्चाई वो और भी दर्दनाक दिखने लगती है। और फिर शादी के ठीक 3 दिन पहले एक खबर आती है, रज्जू जिंदा है। वो मिसिंग, लापता था, लेकिन मरा नहीं था। वो वापस आ गया है अपने गांव अल्मोड़ा। इस खबर ने अहिल्या को एक पल में उस सारे समर्पण से बाहर खींच लिया। वो सब जो उसने दबाया था, वो अनकहा प्यार, वो अधूरापन एक पल में जाग उठा। लेकिन 3 दिन में शादी है। कर्नल साहब का प्रतिष्ठा दांव पर है, समाज का डर है। अहिल्या एक बार फिर उस दीवार के सामने खड़ी है, अपनी जिंदगी और दूसरों की अपेक्षा के बीच। और तब उसकी ताई आती है, बसंती की माँ। वो एक कुमाऊँ बुजुर्ग महिला, जिन्होंने जिंदगी देखी है, समझौते देखे हैं, टूटी औरतें देखी हैं। वो अहिल्या से बस इतना कहती हैं, यह मूर्खतापूर्ण बलिदान मत करो, जाओ। और अहिल्या पहली बार अपने लिए खड़ी होती है और वो रज्जू के पास चली जाती है। और अंत में उन दोनों की शादी होती है। 14 फेरे, वो 14 फेरे जो हिंदू विवाह में लिए जाते हैं अग्नि के सामने, 7 नहीं 14। और उन 14 फेरों में एक वादा है, एक कमिटमेंट है, एक ऐसा बंधन है जो ना इस समाज ने, ना इस डर से कि किसी की ज़रूरत से, बल्कि सिर्फ 2 इंसानों के बीच सच्चे कनेक्शन से बना। और तभी समझ में आता है टाइटल का मतलब। अब बात करते हैं किरदार पर। अहिल्या 2 संस्कृतियों के बीच की लड़की। कलकत्ता ने उसे मॉडल बनाया, कुमाऊँ ने उसे याद दिलाया कि वो कौन है। और उन दोनों के बीच वो अपनी पहचान ढूंढती है। वो परफेक्ट नहीं है, कभी कभी वो निर्णय ना कर पाने वाली लड़की लगती है, सरेंडर कर देती है, लेकिन अंत में वो खड़ी होती है। रज्जू किताब का सबसे दिलचस्प किरदार इसलिए है क्योंकि वो बैकग्राउंड में ज़्यादा है, कम बोलता है, कम दिखता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में उसका असर सबसे ज़्यादा दिखता है। मुझे भी अहिल्या की तरह राजू से अनकहा अनजाना लगाव हो गया था। नंदी एक दुखद कैरेक्टर, जिसे उसने पति ने कभी बराबर नहीं समझा, लेकिन आश्रम में वो एक ऐसी शांति में है जो शायद उसे घर में कभी नहीं मिलती। उसका कैरेक्टर हमें याद दिलाता है कि कितनी औरतें आज भी अपने घरों में अदृश्य हैं। कर्नल साहब विलन नहीं है, लेकिन वो ऐसे पिता हैं जो बेटी से प्यार करते हैं अपनी शर्तों पर, जो समाज को बेटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये कैरेक्टर हिंदुस्तान में आज भी बहुत जगह मिलता है। ताई जी एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण किरदार। वो कहती है जो बड़े बड़े भाषण नहीं कर सकते, वो अहिल्या को एक सेंटेंस में अपनी जिंदगी की तरफ धकेल देती है। अब बात करते हैं विषय पर। पहला विषय,
दो संस्कृति के बीच पहचान की खोज। अहिल्या की पूरी जर्नी, कलकत्ता या कुमाऊं? उसका जवाब है कि दोनों उसकी हैं, लेकिन उसका दिल, उसकी जड़ें पहाड़ों में है। दूसरी थीम, पितृसत्ता और औरत की चॉइस। कर्नल साहब अहिल्या से प्यार करते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी के निर्णय वो खुद लेना चाहते हैं और अहिल्या अंत में पहली बार उस प्रवृत्ति को तोड़ती है। तीसरी थीम, युद्ध और उसका मानवीय कीमत। 1962 का इंडिया चाइना का जो युद्ध, वो किताब में सीधे नहीं आता, लेकिन उसकी छाया हर जगह है। रज्जू के लापता होने में, उस अनिश्चितता में जो पूरे कुमाऊं पर छाई थी। युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, वो घरों में, दिलों में भी लड़ा जाता है। चौथी थीम, माँ और बेटी का रिश्ता। नंदी और अहिल्या दोनों के बीच एक गैप है, लेकिन आश्रम में वो मुलाकात, वो गैप कंप्लीट नहीं होता, लेकिन एक समझ जरूर आती है। और पांचवी थीम, शादी का मतलब 14 फेरे। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, एक सवाल है, शादी क्या होती है? क्या वो कर्नल साहब जैसी, या वो जो अहिल्या और रज्जू के बीच हुई, एक सच्चे जुड़ाव के लिए? और अंत में शिवानी जी का पहला उपन्यास 14 फेरे। और इतना कमाल, ये किताब एक साथ बहुत कुछ है। बड़े होने की कहानी, प्रेम कहानी, एक सांस्कृतिक दस्तावेज, एक सामाजिक टिप्पणी और कुमाऊं के पहाड़ों का एक प्रेम पत्र। और एक बात जो इस किताब को शिवानी जी की बाकी किताबों से अलग करती है, वो है इसका सुखद अंत। शिवानी जी की ज़्यादातर किताबों में त्रादसी है, कृष्णकली, शमशान चंपा, लेकिन 14 फेरे में अहिल्या की जीत होती है। ये किताब आपको रुलाएगी नहीं, लेकिन आप मुस्कुराएंगे ज़रूर, और कहीं कहीं आपको कभी कभी पुराने अपने अधूरे रिश्तों की याद दिलाएगी। किसी ऐसे इंसान की याद जिसने बहुत कम बातें हुई, लेकिन वो बहुत दिनों तक याद रहा। मेरी रेटिंग 5 में से 4.5, आधा स्टार इसलिए कम कि रज्जू के कैरेक्टर को और दिखा सकते थे और विकसित कर सकते थे। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए अहिल्या का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा टच हुआ, और क्या आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत कम मिले लेकिन उसे बहुत देर तक नहीं भूल पाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शिवानी जी की और किताबों पर वीडियो आएंगे तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक पढ़ते रहिए, महसूस करते रहिए।